लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और हम लोग एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम लोग एक जनरल बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कल से यानी नेक्स्ट वीडियो से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करेंगे। तो आज हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा क्या है कि हम लोग को केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग अभी तो पढ़ रहे थे एक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे, वहां पे समझे कि वहां पे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसके बारे में बॉन्डिंग, उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे बात होगी सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपाउंड जो जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। अब कार्बन में कुछ ऐसी बात तो जरूर होगी जिसकी वजह से हमको कार्बन से बने हुए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी बॉन्डिंग को, इन सबको पढ़ने के लिए, उसके मॉलिक्यूल को पढ़ने के लिए हमको एक नई ब्रांच बनानी पड़ी। तो कुछ ना कुछ तो कार्बन में ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से हमको एक पूरी ब्रांच पढ़नी पड़ती है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ये एक ब्रांच है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कोई कंपाउंड हो जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, उसकी प्रॉपर्टीज को, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने को ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात क्लियर है ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो हो गई सिंपल सी डिफिनेशन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें, it is a branch of chemistry in which we deal compound which have carbon. It is a branch of chemistry in which we deal the compound which have carbon. जिसके पास कार्बन होगा उसको हम लोग डील करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में ये एक थॉट था कि जो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उसको हम लोग लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते। अब देखिए इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्ट कौन से हैं? एक्सेप्ट में आते हैं हम लोग के पास CO3 डबल निगेटिव और HCO3 सिंगल निगेटिव, कार्बाइड, ये सब आते हैं जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डील नहीं करते हैं। कार्बाइड में जैसे आपको एग्जांपल आ गया B4C, Al4C3, ये सब कंपाउंड आ गए कार्बाइड में, ठीक है ना? ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। हम लोग इसके बारे में तो बात इनऑर्गेनिक भी करेंगे। ऑर्गेनिक हम लोग को पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में ये थॉट था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, उसको हम लोग लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये नेचर में ही नेचुरली अकरिंग होते हैं, हमको नेचर में मिलते हैं, इसको हम लोग लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले थोड़ा बात करते हैं कि कार्बन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमको कार्बन के बारे में बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, उसको एक अलग ब्रांच में पढ़ा जाता है। तो उसमें कार्बन के पास बेसिकली कहें कि दो प्रॉपर्टी पाई जाती है। सबसे पहली जो सबसे मेन है, पहली प्रॉपर्टी वाई कार्बन ही, सिर्फ कार्बन में ही क्यों ऐसा होता है? तो उसके लिए हमारे पास दो मेन है। इसमें पहला वाला सबसे ज्यादा मेन है कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर क्या होता है इसको हम लोग समझ लें एक लाइन में, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक एटम बार बार अपने ही एटम से मिलता चला जाएगा तो एक लंबी सी चेन बनेगी। अब वैसे ही यानी कि एक एटम दूसरे अपने ही एटम से मिलता चला जाता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग यानी खुद के एटम से ही बॉन्ड बनाना। इसमें जो कार्बन है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी या कैटिनेशन पावर पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन के पास है। तो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी यहां पे लिखिए, इन द पीरियोडिक टेबल
in the periodic table, carbon have maximum catenation power। कार्बन के पास क्या होता है, सबसे हायर कैटिनेशन पावर होता है। कैटिनेशन पावर को हम लोग समझे, कैटिनेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mm बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी जिसकी कैटिनेशन पावर होगी उस एटम के बीच में, mm मतलब मेटल नहीं है, जिस एटम की बात होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की बात होगी, अगर उसकी कैटिनेशन कार्बन की ज्यादा है तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ सबसे जबरदस्त होगी। अब यहां पे इसका ऑर्डर निकालें, जैसे कार्बन जो प्रेजेंट है वो देखिए कार्बन वाले ग्रुप में देखें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये सब प्रेजेंट है ना। अब इनमें किसकी कैटिनेशन पावर, क्योंकि एक ही ग्रुप में है तो प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ मैच करती होगी, तो इनमें देखिए हम लोग किसकी कैटिनेशन पावर ज्यादा है, तो कैटिनेशन पावर का एक ऑर्डर लिखते हैं। सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन पावर है वो कार्बन की, उसके बाद सिलिकॉन की, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद एसएन। ये होता है कैटिनेशन पावर का ऑर्डर। देखें सिलिकॉन की जो एटम होते हैं वो भी आपस में बहुत ज्यादा मर्ज करते हैं, आपस में सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी शो करते हैं, लेकिन इनके कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनके जो कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर, बेसिकली सिलिकॉन की ही बात होती है, ये 14वें ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और इनके पास दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसमें बात करें, इट इज टेट्रावैलेंट। कैसा होते हैं, टेट्रावैलेंट, यानी इनकी 4 नंबर वैलेंसी शो करते हैं, यानी एक कार्बन 4 एटम से बॉन्ड बना सकता है। ये चारों कार्बन भी हो सकते हैं, है ना, ये एक कार्बन हाइड्रोजन हो सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन हो सकते हैं, तो ये कुछ तरीके का कंपाउंड अपना शो करता है। बेसिकली जो सेंटर में एटम होना चाहिए, जो मेन एटम होगा, लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो कार्बन की होगी, तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमको क्यों पढ़ा जाता है, अभी ये उसके बारे में बात है, आप लोग इसको नोट करें। अब बात करते हैं कार्बन का शेप कैसा होता है, कार्बन की ज्योमेट्री कैसी होती है, उसके बारे में बात करें। देखिए कार्बन में 4 वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी शो करेगा तो हाइड्रोजन क्या देगा, sp3, अगर सिंगल बॉन्ड है ना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 देगा। अब इसका शेप कैसा होगा, कार्बन यहां पे एक एटम, तो उसके बाद दूसरा, ये जो शो करेगा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा, है ना। कौन सा शेप होगा, टेट्राहाइड्रल शो करेगा। लेकिन कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होगा कार्बनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम लोग वो एक ट्रिक से करेंगे, sp3 माइनस पाई रूल। अब यहां पे sp3 माइनस पाई रूल का मतलब क्या है, पहले समझते हैं। sp3 यानी जो कार्बन होगा 4 वैलेंसी है, मैक्सिमम जो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, अगर चारों कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होगी तो वो sp3 करेगा। अब जैसे कार्बन के मैं 2 कंपाउंड लिखता हूं आपको, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, है ना, एक है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये है। अब इसमें हम कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालते हैं, चलिए देखिए इस रूल से निकालते हैं। sp3 लिखे, कोई पाई बॉन्ड बना इनके बीच में, नहीं बना, 0, कैसा होगा sp3। यहां पे देखें sp3 माइनस कितना पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई हो जाएगा sp2। यहां पे देखें sp3 माइनस कितने पाई है, 1 सिग्मा 2 पाई, ये वाला पाई 2 हो जाएगा sp। अब देखें इसका शेप होगा टेट्राहाइड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये हो जाएगा लीनियर। ये तो हो गया इसकी जो हम लोग देखें हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा होता है, हो गया ना। देखें अब इसके बारे में जो पहली हाइपोथेसिस आई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, उसको दिया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने कहा था कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ
नेचर में प्रेजेंट होती हैं, नेचुरली अकरिंग होती हैं, इसको हम लोग लैब में सिंथेसाइज नहीं किया सकता। देखें तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस सबसे पहली आई थी कार्बन कंपाउंड को लेके। और इनकी जो हाइपोथेसिस थी उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था? वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हिम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द लिविंग सेल। क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लिविंग सेल के बाहर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी इनका इनडायरेक्ट मतलब था कि आप इसको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन इसी हाइपोथेसिस को ब्रेक करने के लिए आए फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको कंसीडर किया जाता है, बहुत बड़ा नाम इनका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद रखी और लैब में पहली बार सिंथेसिस हुआ, इनका नाम था वोलर। क्या नाम था? वोलर। इनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। वोलर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग बीइंग के बाहर यानी कि लैब में पहली बार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सिंथेसिस किए। देखिए इसकी भी बड़ी जबरदस्त कहानी है। इन्होंने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना रहे थे, ये अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिला के अपनी रिएक्शन प्रोसीड कर रहे थे। ये रिसर्च की टाइम की बात थी उनकी। तो वो क्या किए कि अचानक ऐसा हो गया कि जैसे ही वो रिएक्शन को पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को मिलाए तभी अचानक उनकी बीवी की कार। अब होम मिनिस्ट्री से फोन आए और कोई फोन ना उठा पाए, और उस वक्त फोन नहीं रहा होगा, आप कहेंगे मान लीजिए कोई आ गया होगा बुलाने के लिए। अब अगर किसी की होम मिनिस्ट्री से फोन आ जाए, लेटर आ जाए, तो उसको तो जाना पड़ेगा, काम छोड़ के, कोई कितना भी इमरजेंसी काम हो, डर तो सबके आगे होती है, तो वो भी डर गए होंगे। उन्होंने क्या किया, अपने इस काम को छोड़ के तुरंत चले गए, शॉपिंग वॉपिंग करानी नहीं होगी, गए अपने आराम से। जब वो वापस आए तो देखा कि वो जो कंपाउंड बना रहे थे वो कंपाउंड तो बना ही नहीं, कोई दूसरा कंपाउंड बन गया। और बनने वाला जो कंपाउंड था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसिस हुआ था, वो बाय एक्सीडेंटली हुआ था और उस कंपाउंड का नाम था यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। इसीलिए कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे भी किसका हाथ है? एक औरत का हाथ है ना। चलिए ये बात तो हो गई आपको समझाने के लिए। तो हुआ क्या था, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए वोलर का नाम तो हम लोगों ने सुन लिया, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे, बीवी से बहुत डरते थे। इन्होंने क्या किया, पोटेशियम अमोनियम सल्फेट को NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस पोटेशियम साइनेट को मिलाया। इनको बनाना क्या था, जो बना है कंपाउंड, देखिए NH4Cl, इनको यही बनाना था, प्लस निकलेगा क्या, K2SO4, ये बन गए। अब मान लो ऐसा हुआ होगा अचानक, हम लोग मान लेते हैं ना, ठीक है, चलिए हुआ ऐसा होगा जैसे इन्होंने मिलाया होगा तुरंत यहां पे लेटर आ गया होगा या कोई आ गया होगा बुलाने के लिए, चलिए आपको बुलाया गया है, तो वो चले गए। अब इसी दौरान ये जो कंपाउंड बना था, ये कंपाउंड आपस में रीअरेंज होके माइनस डेल्टा H एनर्जी रिलीज निकाल दी होगी, रीअरेंज होके वो यूरिया में चेंज हो गया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और इस कंपाउंड को बनने का नाम है यूरिया। तो पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था वो यूरिया बना था। तो यूरिया हम लोग जो बनाए थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए थे, यानी पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन हो रही थी, उसी दौरान जो प्रोडक्ट बना वो आपस में रीअरेंज होके वो यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। अब इस यूरिया को पहली बार ये समझ लो कि वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जीलियस हाइपोथेसिस अब यहीं पे फेल हो गई, क्योंकि बर्जीलियस ने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लिविंग बीइंग के बाहर सिंथेसिस नहीं कर सकते।
लेकिन वोलर ने ये करके दिखाया, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया कि अब यहां पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized by Wöhler and the compound name is urea. So Wöhler considered as फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, हमने फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो बात कर ली है ना। अब यहां पे जो दूसरा सबसे बड़ा काम हुआ था वो कोलबे ने किया था। कोलबे ने क्या किया था कि उन्होंने पहली बार कोई कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था जो कार्बन यानी जो कंपाउंड उसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने बनाया था उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाया था। यानी उन्होंने कोई इनऑर्गेनिक मेथड से रिएक्शन करवा के नहीं बनाया था, वो खुद के ही कंपाउंड जो कंपाउंड उस जो एटम उस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसी एटम को मिला के उन्होंने पहली बार कोई कंपाउंड बनाया था, ठीक है ना। और उसका नाम था एसिटिक एसिड। कोलबे वाज फर्स्ट synthesize organic compound by its constituent and the compound कौन सा था? एसिटिक एसिड। हो गया, ये तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ बात हो गई जो इसकी हिस्ट्री थी। उसके बाद वान टहाफ भी आए, लीबेल आए, बहुत सारे साइंटिस्टों ने, उस वक्त साइंटिस्टों की एक झड़ी लग गई। जैसे ही पहली बार लैब में सिंथेसिस हो, क्योंकि अभी नाउम्मीदी का दौर था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वोलर ने बना दिया या गलती से बन गया तो क्या हुआ, उसके बाद सभी साइंटिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करने लगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन होता है ना वो लंबी लंबी चेन बनाते हैं, 100, 200, 400, 1000, 2000 आपस में जो एटम है कार्बन के वो मिलते चले जाते हैं और नई नई चेन बनती चली जाएगी। जब नई नई चेन बनेगी तो नया नया कंपाउंड बनेगा। मिलियन बिलियन कंपाउंड कार्बन के इस वक्त दुनिया में प्रेजेंट है। हमारा हर काम समझ लीजिए कि हमने जो कपड़े पहनते हैं, यहां तक कि हर एक चीज में जो हम लोग को सिंथेसिस होती है वो पॉलीमर होता है। पॉलीमर से प्लास्टिक है, जैकेट पहनते हैं, पैंट है, शर्ट है, कोई भी चीज है, टी शर्ट हो, ठीक है ना, हम लोग चश्मा लगाते हैं, कोई भी चीज हो, ठीक है ना, वो सब में कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। अगर ये सोचें कि हम सिर्फ अपनी बॉडी से, ये सोचें सिर्फ अपनी बॉडी से कार्बन को निकाल लें, या अगर नेचर चाहे हमारी बॉडी से कार्बन को निकाल ले तो हमारी बॉडी में बचेगा क्या? सिर्फ एक हड्डी का ढांचा बच जाएगा, एक स्केलेटन बच गया। तो हमारे वो कार्बन हमारे हर जगह प्रेजेंट है। तो अब कार्बन हर जगह प्रेजेंट है तो हमको उसको थोड़ा इज्जत तो देनी पड़ेगी ना भाई। इज्जत देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है तो एक बात याद रखनी है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इज्जत देंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिटर्न में आपको इज्जत जरूर देगी। तो इसीलिए आप जितना भी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको पढ़ने के बाद आप एक बार रिवाइज करेंगे और फिर दूसरे लेक्चर को देखने से पहले आप एक बार फिर पढ़ेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था, अब आगे बात करते हैं। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इज्जत नहीं दिए तो वो भी आपको इज्जत नहीं देगी। फिर आप यूं कहें, एक बहुत कहावत मशहूर है कि आप खून के आंसू रोएंगे, तो ऐसे ही आंसू आपके आएंगे। तो इसीलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही पंक्चुअलिटी से पढ़ना है, सिंसियरिटी से पढ़ना है, ताकि आपको एक एक बात समझनी है, एक एक पॉइंट को समझना है। जब आप एक एक पॉइंट को समझेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत रिलेट करती है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिलेट करेगा। तो इसीलिए आपको एक एक पॉइंट को समझना, ये नहीं कि रट जाना, रटने वाला काम मत करना एकदम। बेसिकली केमिस्ट्री को रटना ही नहीं चाहिए, या यूं कहें कि किसी सब्जेक्ट को नहीं रटना चाहिए,
लेकिन अगर आप रट लेते हैं, आपके पास कैपेसिटी है, लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम नहीं रटेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को समझेंगे और एक एक बात आपको क्लियर होती चली जाएगी। तो इसलिए जो पहला आज का लेक्चर था, ये थोड़ा सा हिस्ट्री थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ बात हम लोग कर लें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको एक एक बात को नोट करनी है। अपने नोट्स में जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है आप उसको समझें, नहीं समझ में आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, ताकि आपको मैं अच्छे से और क्लियर कर सकूं। आपको रटना नहीं है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है। जो लेक्चर पढ़ाया जाता है उसको सिंसियरिटी से देखो। ये नहीं कि आप जाएं उसी में काम भी कर ले, उसी में चाय भी पी ले, उसी में खाना भी खा ले, ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक एक पॉइंट को नोट करें। आप अपना नोट्स खुद से बनाएंगे, मैं पॉइंट टू पॉइंट एकदम पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा। तो आप एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, फिर जब नेक्स्ट टाइम यानी जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा आप उसको क्या करेंगे, उस लेक्चर को आप देखने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यही पढ़ने का तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आप रिवाइज करें, उसके बाद फिर लेक्चर देखें, फिर आगे आप यही रूटीन बार बार फॉलो करते रहें। और इससे क्या होगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं बढ़ पाता तो फिर समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा एक पोर्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका वीक हो जाता है। तो इसीलिए अभी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग यहां से आज बुनियाद रख दिए हैं, यानी हमने एक बुनियाद बना दी है, ढांचा बना दिया है। अब उस पर हमको काम करना है। तो आप लोग भी एकदम सिंसियरिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें। लेक्चर बहुत ज्यादा एक एक कॉन्सेप्ट रहेगा, रोजाना एक कॉन्सेप्ट की वीडियो, उस पर 5, 7, 10 एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल आपको देंगे करने के लिए, ताकि आप लोग उसको ट्राई करें अपने से। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले उस एग्जाम्पल को समझाऊंगा, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, उसकी हिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे। ये आप अपने दिल और दिमाग में ये एक बात एकदम समझ लें और अच्छे से कोशिश भी करें कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा आपको, क्योंकि आप 11th में हैं या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या आप 12th में हैं, तो आपको भी जो 11th का पोर्शन है और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन है, ये एक बेसिक बेस तैयार करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आप देखेंगे सिलेबस में अपने, तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक बातें बताई जाती है। जब आप 12th में जाएंगे, उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आगे एमएससी में जाएंगे, तो आपको ये सब चीजें बार बार इस्तेमाल की जाएंगी। जब बार बार बातें इस्तेमाल की जाएंगी तो आपको बहुत सारी दिक्कत भी होगी। तो इसीलिए आप एक एक पॉइंट को नोट करेंगे और यही नोट्स जो है वो आपको आगे जरूरत होगी। तो इसीलिए आप लोग एकदम ढील अपने आप को मत दीजिएगा। बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, छुट्टी चल रही है, लॉकडाउन लग गया है कहीं कहीं और कॉलेज स्कूल बंद हो चुके हैं। तो इसीलिए आपका एक ही पढ़ने का एक पूरा मोटो होना चाहिए कि कैसे हमको पढ़ना है। ऑनलाइन का जमाना है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें। मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ते रहें और इंशाल्लाह हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।